भाई शुरू करते हैं एक हाई एनर्जी रिकैप के साथ क्योंकि ये स्टोरी लिटरली पागलपन है। सो लास्ट टाइम क्या हुआ। एक बंदा हारुमी कजुहितो टोक्यो में अकेला रहता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप, और एक मिस्टीरियस राइटर अकियामा शिनोबू का हार्डकोर फैन। अब आगे जो होता है वो एकदम WTF लेवल ट्विस्ट है। तो स्टोरी शुरू होती है एक दिन कैफे में। कजुहितो मस्त कॉफी पी के चिल कर रहा होता है कि उसको पता चलता है कि उसका वॉलेट गायब। और तभी एंट्री होती है एक गन वाला रॉबर की, मतलब बॉलीवुड विलन वाइब्स। वो कैफे ओनर को लूटने लगता है और फिर कजुहितो और एक रैंडम लड़की को बोलता है, उठो, हाथ ऊपर। अब यहाँ पे शॉक नंबर 1। लड़की बिल्कुल चिल, बिना पैनिक के बैठी रहती है और लिख रही होती है, जैसे रॉबर नहीं होमवर्क चेक कर रही हो। रॉबर इरिटेट होता है, गन उसके ऊपर पॉइंट करता है और तब कजुहितो हीरो बनने की कोशिश करता है। वो लड़की को बचाने के चक्कर में सीधा गोली खा लेता है। एंड, गेम ओवर। लेकिन भाई मरने के बाद सीन लिटरल एनिमेशन मोड में चला जाता है। कलरफुल एल्यूजिनेशंस, स्पेस फ्लोटिंग, रेनबो बबल्स, जैसे यूट्यूब VFX आर्टिस्ट ने ओवरडोज कर दिया हो। वही बबल में एक डॉग दिखता है। जैसे ही कजुई तो टच करता है, पुफ, वो बबल में चला जाता है। और जब आंख खुलती है तो फ्रीकिंग ट्विस्ट, बंदे का रीस्पॉन डॉग के रूप में होता है। हाँ, बंदा एक कुत्ता बन गया। भाई ये क्या मेटावर्स चल रहा है। पेट शॉट का ओनर उसे केज में रख के सेल करने की प्लानिंग करता है। और कजुही तो बेचारा अपनी पुरानी लाइफ मिस करता रहता है, स्पेशली बुक्स, क्योंकि वो रीडिंग का दीवाना था। पर अब लोग उसकी आवाज में सिर्फ बाउ बाउ सुनते हैं। फिर एंट्री होती है उस कैफे वाली लड़की की, एकदम एटीट्यूड मोड ऑन। वो शॉप ओनर को बोलती है कि उसको ये डॉग चाहिए, पर ओनर मना कर देता है। तो मैडम सीधी सिजर्स निकाल के केज काट देती है। ओनर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो डॉग को उठा के अपने घर ले जाती है। घर ले जाके सीन और भी स्कैरी हो जाता है। वो कजुहितो को डार्क रूम में बांध देती है और बोलती है, मैं तुम्हें चीर दूंगी। मतलब भाई ये लड़की हॉरर मूवी से निकल कर आई है क्या। कजुहितो तो बाक करता रहता है, बट फिर बॉम्ब ड्रॉप। लड़की बोलती है, काम, मैं तुम्हारी थॉट्स सुन सकती हूँ। और फिर रिवील नंबर 2। वो लड़की का नाम मत्सुनो है और वही एक्चुअली अकियामा शिनोबू है, वही लेजेंडरी राइटर जिसका कजुहितो फैन था। ब्रो, लिटरल फैन मीटिंग ऑथर बट एज अ डॉग। जब मत्सुनो को पता चलता है कि कजुहितो ने उसको बचाने के चक्कर में गोली खाई थी, तो पहले गिल्टी होती है, फिर बिना कॉन्टेक्स्ट के वॉशरूम जाके लॉन्जरे पहन कर आती है। मतलब भाई लेडी व्हाट। कजुहितो बेचारा डॉग फॉर्म में ऑकवर्ड, ऊपर से वो उसको मॉक कर देता है, फ्लैट चेस्ट। और फिर मैडम का मूड इंस्टेंटली स्वीट हो जाता है। ये लड़की एक वॉकिंग मूड स्विंग है। फिर वो उसको घर टूर करवाती है, अपनी ह्यूज लाइब्रेरी दिखाती है, जिससे कजुहितो डॉग होके भी एक्साइट हो जाता है। घर भी रिच पीपल लेवल फैंसी होता है। मत्सुनो बताती है कि राइटर बनने के लिए उसने कुकिंग, क्लीनिंग, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स सब सीखा है, ताकि स्टोरीज ऑथेंटिक लगें। एक दिन न्यूज़ में कजुहितो अपनी डेथ का रिपोर्ट देखता है और याद करता है कि उसका वॉलेट उसी दिन लॉस्ट हुआ था और उसका अपार्टमेंट नंबर 101 था, जहां उसकी फेवरेट बुक कलेक्शन रखी हुई थी। मत्सुनो इसके थॉट्स पढ़ लेती है और किसी को कॉल करके बोलती है कि कजुहितो के घर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। पर सामने से रिप्लाई आता है, उसका अपार्टमेंट नंबर एक्चुअली 102 है, 101 नहीं। मतलब इस लड़की के कॉन्टैक्ट्स गूगल से तेज चल रहे हैं। अगला दिन वो डॉग को वॉक पे ले जाती है और रास्ते में वही एफ्रो हैकट वाला पेट शॉप ओनर मिल जाता है। कजुही तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, अरे भाई ये भी यहाँ है। और स्टोरी यहीं से और वाइल्ड होने वाली है। तो भाई स्टोरी आगे बढ़ती है और वॉक के दौरान मत्सुनो का स्कैरी इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस कजुहितो को ऑलरेडी डरावा रखता है। वैसे भी डॉग फॉर्म में बंदा हेल्पलेस सा लगता है। चलते चलते उनको एक फ्लैशी सी ब्लॉन्ड गर्ल मिलती है, मतलब एकदम स्पॉटलाइट क्वीन। उसके बॉडीगार्ड्स लिटरली उसके ऊपर स्पॉटलाइट मार के उसको वॉकिंग डिस्को बॉल बना देते हैं, ताकि दुनिया उसकी तरफ देखे। लेकिन जैसे ही वो मत्सुनो को आराम से उसके पास से बिना एक नजर डाले गुजर जाते देखती है, उसका ईगो फुटपाथ पे गिर जाता है। हाउ डेयर शी इग्नोर माई शाइन। बस वो मत्सुनो को कन्फ्रंट करने ही वाली होती है कि उसका बॉडीगार्ड उसे पकड़ के साइड में घसीट लेता है। टोटल कॉमेडी सीन। आगे बढ़ते हुए वो होंडा बुक स्टोर के सामने से गुजरते हैं, काजुहितो का फेवरेट प्लेस। मत्सुनो उसकी थॉट सुन लेती है और पूछती है क्या अंदर जाना है, बट काजुहितो मना कर देता है। डॉग फॉर्म में उसका दिल ऑलरेडी टूट चुका होता है। वॉक के दौरान काजुहितो मत्सुनो के दिमाग में एक ही बात घुसाने की कोशिश करता रहता है, प्लीज लास्ट बुक ऑफ डेडली सिंस लस्ट कंप्लीट कर दो। बट मत्सुनो बोलती है कि उसके पास इंस्पिरेशन का फुल शॉर्टेज चल रहा है। थोड़ी देर बाद मत्सुनो उसको लेकर उसके पुराने बिल्डिंग सुमिया हॉल पहुंच जाती है। काजुही तो शॉक, भाई हम यहाँ क्यों आए। मत्सुनो कुछ रिवील नहीं करती। यहाँ एक सीक्रेट खुलता है। काजुही तो बताता है कि बिल्डिंग एक डिस्टेंट रिलेटिव की थी, जो उसे फ्री में रहने देता था, बस इस कंडीशन पे कि वो रूम 102 का ख्याल रखे, क्योंकि वो स्टोरेज था। रूम 101 ऑफिशियली एम्प्टी था, तो काजुहितो ने उसको सीक्रेटली अपना प्राइवेट बुक रूम बना लिया था।
एकदम हिडन पैराडाइज। मत्सुनो एक बड़े सा कीरिंग से रूम 102 खोल देती है और कैजुअली बोलती है कि उसकी सिस्टर पुलिस में है और उसने उसको बिल्डिंग के सारे कीज दे रखे हैं, मतलब इलीगल प्लस स्वैग कॉम्बो। अंदर जाके मत्सुनो बोलती है कि उसको शक है कि जो मर्डरर था उसने काजुहितो का वॉलेट उठाया होगा जिसमें रूम 101 की थी। क्योंकि 101 में ऑफिशियली कोई रहता नहीं तो इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। पर तभी रैटलिंग नॉइज। दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि काजुहितो का मर्डरर रूम 101 से निकल रहा होता है। मर्डरर उनको देखते ही भागना स्टार्ट। मत्सुनो और डॉग काजुहितो दोनों पीछे दौड़ पड़ते हैं। एक ओवरपास पर मर्डरर रुकता है और मत्सुनो को अटैक करता है। उसके हाथ में होता है मत्सुनो की ही बुक सीरीज का एक वॉल्यूम। मत्सुनो उठती ही है कि मर्डरर दूसरी बुक निकाल के फाइटिंग स्टांस बना लेता है। मैं तब तक नहीं पकड़ा जाऊंगा जब तक लास्ट बुक नहीं पढ़ लेता। भाई बंदा पूरा साइको फैन निकला। काजुहितो को क्लैरिटी मिलती है ये बंदा रूम 101 में छुपा हुआ था और मत्सुनो की सारी बुक्स पढ़कर खुद ही कैरेक्टर बन गया। फाइट स्टार्ट होती है और काजुहितो नोटिस करता है कि दोनों नेमलेस फिस्ट स्टाइल यूज कर रहे हैं, वही फाइटिंग स्टाइल जो मत्सुनो ने अपनी बुक्स में क्रिएट किया था। मर्डरर तो हिप्नोटिक मूव्स भी यूज करता है क्योंकि उसने मत्सुनो की वो बुक भी पढ़ रखी थी। सीन एकदम एनिमे लेवल फाइट बन जाता है। मत्सुनो स्मार्ट मूव लगाती है। वो एक ट्रिक यूज करके मर्डरर की पॉकेट्स कट कर देती है और उसकी दो और बुक्स नीचे गिर जाती हैं। मर्डरर बुक्स बचाने में बिजी हो जाता है और मत्सुनो चाहे मोमेंट ग्रैब कर लेती है। वो उसके सारे 6 बुक्स छीन लेती है और एक परफेक्ट किक मार के उसको रेलिंग के ऊपर लटका देती है। फिर मत्सुनो बोलती है, काजुहितो पुश हिम, डॉग होके कोई पाप नहीं लगेगा, रिवेंज ले लो। भाई ये लड़की जब सीरियस होती है तो फुल विलेनस मोड में आ जाती है। काजुहितो इसके उल्टा करता है, मर्डरर को उठाकर सेफ साइड में रख देता है। वो बोलता है, मैं रिवेंज नहीं चाहता, उसको मारने से मैं इंसान नहीं बन जाऊंगा और मुझे मरना अलाउड नहीं, मुझे लास्ट बुक पढ़नी है। इस पर मत्सुनो अंदर से हिला हुआ फील करती है। उसको गिल्ट होता है क्योंकि काजुहितो उसको बचाते वक्त मरा था, जब वो कैफे में भी राइटिंग में बिजी थी। काजुहितो उसका डाउट क्लियर करता है, तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें बचाना चाहा, तुम्हारे लिखे हर शब्द से मैं तुम्हें समझ चुका हूं। ये सुनकर मत्सुनो रो पड़ती है। मर्डरर को नहीं मारने का डिसीजन ले लेती है। रात को घर जाते हुए मत्सुनो सॉफ्टली कन्फेस करती है कि उसको काजुहितो के लिए कुछ वियर्ड स्ट्रेंज फीलिंग्स आ रही हैं, बट वो इससे कह नहीं पा रही। और बस स्टोरी यहां से और रोमांटिक क्योटिक मोड में जाने वाली है। रात को मत्सुनो अपनी नेक्स्ट बुक लिखने की कोशिश करती रहती है, बट काजुहितो सो जाता है और फिर उसको एक वियर्ड नाइटमेयर आता है। ड्रीम में उसकी सिस्टर हरुबी मधुका होती है, साथ में मत्सुनो भी, लेकिन दोनों का एटीट्यूड इतना इंटेंस होता है कि ड्रीम एकदम मैग्नेरम मोड बन जाता है। डॉग होके बंदा लिटरली शॉक में उठता है। उठते ही देखता है कि एक स्ट्रेंज सी औरत टेबल पे झुकी बैठी है, सर नीचे। औरत फिर वियर्ड एक्ट स्टार्ट कर देती है, कभी देवताओं के नाम, कभी डिमोनिक कैरेक्टर्स, बिल्कुल पोजेस्ड लग रही होती है। काजू ही तो डॉग बॉडी में ही बोलता है, अरे भाई ये क्या बुला लिया तुमने घर में। उसको लगता है शायद ये औरत भी उसके थॉट्स सुन सकती है, और जब वो ट्राई करता है कम्युनिकेट करने की तो औरत और भी अजीब बिहेव करती रहती है। तभी मत्सुनो रूम में आती है और काजुहितो को थोड़ी सेफ्टी फील होती है, चलो कोई तो बचा लेगा इस डेमन से। बट शॉक, मत्सुनो उस औरत से नॉर्मल बात करना शुरू कर देती है, जैसे कोई ऑफिस मीटिंग हो। पता चलता है उस डेमन वाइब्स वाली औरत का नाम सुजुना हिरागी है और वो मत्सुनो की एडिटर है। सुजुना सीधा मत्सुनो को बोलती है, तुम्हारी लेटेस्ट राइटिंग बकवास है, इंप्रूव करो। काजुहितो का रिएक्शन, ब्रो ये बोल कैसे दिया तूने। काजुहितो देखता ही रहता है क्योंकि मत्सुनो तो लिटरली 24/7 राइटिंग करती रहती है, लेकिन सुजुना बोलती है कि मत्सुनो राइटिंग स्लंप में है, इंस्पिरेशन जीरो। फिर आर्ग्यूमेंट साइडवेज हो जाता है। सुजुना सडनली मत्सुनो के फ्लैट चेस्ट पे कमेंट कर देती है और इधर मत्सुनो इंस्टेंटली सिजर्स निकाल के उसके पीछे भागती है। फुल हॉरर कॉमेडी। और भी शौक, सुजुना खुश हो जाती है। सिजर्स अटैक को वो लिटरली प्रेस करती है, मतलब वो एक सर्टिफाइड मसोकिस्ट निकली, जिसे मत्सुनो का गुस्सा डिवाइन ब्लेसिंग लगता है। काजुहितो का फेस व्हाट द फक लेवल 9000। यहीं डॉग बॉय को एक रियलाइजेशन होता है। जब मत्सुनो उसके मर्डर केस में इन्वॉल्व हुई थी तब उसकी राइटिंग टर्बो मोड में चल गई थी, मतलब डेंजर प्लस क्राइम इज इक्वल टू हर इंस्पिरेशन। ये लड़की नॉर्मल लाइफ में क्रिएटिव नहीं हो सकती, उसे लिटरली जान को जोखिम में डालना पड़ता है। सुजुना जाते जाते मत्सुनो को वार्न करती है कि टाउन में एक लोकल क्रिमिनल फिर से एक्टिव हो गया है, जिसका नाम है द स्लैशर। बहुत लोगों को रात में चाकू से स्टैब किया जा चुका है। काजुहितो मात्सुनो से स्लंप के बारे में पूछता है और पता चलता है कि स्लंप एग्जैक्टली 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ, जिस दिन काजुहितो गोली खा के मरा था और मात्सुनो के पास आ गया था। मात्सुनो फुल ब्लेम डॉग पे डाल देती है और पनिशमेंट में सिजर्स लेके डॉग को पोक कर देती है, तुम्हारी वजह से स्लंप आया।
कुछ देर बाद सुजुना फिर से आती है और बताती है कि स्लैशर दोबारा एक्टिव हो गया है। सारे विक्टिम्स को वॉक करते टाइम स्टैप किया गया। मात्सुनो का दिमाग तुरंत खुल जाता है। एडिटर जी, तुम बेट बन जाओ, स्लैशर तुम पे अटैक करेगा और अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे साथ स्पेशल अब्यूज रिवॉर्ड दूंगी। और मैडम सुजुना हैप्पीली रेडी हो जाती है। यस प्लीज। भाई एडिटर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर मात्सुनो खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ती है, जबकि उसकी पुलिस वाली सिस्टर ने मना किया था। काजुहितो डॉग फॉर्म में उसके पीछे पीछे चलते हुए वो होंडा बुक स्टोर पहुंचते हैं, जहां साकुरा, ओनर की बेटी, और उसकी छोटी बहन यायो मिलती हैं। यायो डॉग काजुहितो में बहुत इंटरेस्ट लेती है, जैसे क्यूट टॉय हो। मात्सुनो साकुरा से स्लैशर के बारे में पूछती है। पता पड़ता है कि एक लड़की ने आकियामा शिनोबू की बुक यूज करके स्लैशर से फाइट किया था, और बुक स्टोर के ओनर बोलते हैं कि एक और बंदा स्टोर से बुक लेके निकला और अटैक हो गया। वापस रोड पर एक आदमी मिलता है जो बोलता है कि स्लैशर ने उसके कलीग को अटैक किया और वो कलीग कैफे में आकियामा की बुक पढ़ रहा था। मात्सुनो और काजुहितो दोनों का दिमाग एक ही कंक्लूजन पे आता है, स्लैशर अटैक्स आर कनेक्टेड टू आकियामा शिनोबू की बुक्स। चलते चलते वो फिर से उस फ्लैशी ब्लॉन्ड गर्ल से टकराते हैं, मैक्सी आकाजुकी। मैडम स्पॉटलाइट में एंटर होती हैं जैसे अवार्ड फंक्शन चल रहा हो। काजुहितो को पता चलता है मैक्सी एक सेलिब्रिटी आइडल प्लस बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है, उसके साथ एक और राइटर राइवल हिनहेजी। मैक्सी का ऑब्सेशन एक ही चीज पर सेंटर्ड है, मात्सुनो को इग्नोर नहीं करने देना, उसको अटेंशन चाहिए। मात्सुनो ऑब्वियसली उसको बिल्कुल भाव नहीं देती। अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में मैक्सी फिर से फ्लैट चेस्ट पे कमेंट कर देती है और अपनी ब्रेस्ट्स फ्लेक्स करने लगती है। मात्सुनो का बीपी इंस्टेंटली 200 प्लस हो जाता है और वो रेडी होती है फाइट के लिए, बट मैक्सी का बॉडीगार्ड उसको उठा के ड्रैग कर ले जाता है जैसे बकरी को पकड़ के ले जाते हैं। मात्सुनो और काजुहितो आगे वॉक करते हैं और कमोशन सुनते हैं। आगे जाके देखते हैं कि पेट स्टोर ओनर को स्लैशर ने अटैक किया है, और यहीं से स्टोरी नेक्स्ट क्रेजी टर्न लेने वाली है। स्लैशर का हमला सबको हिला देता है, लेकिन नात्सुना पूरी तरह सुरक्षित रहती है। वो घबराए हुए भीड़ में इधर उधर देखती है और एक संदिग्ध आदमी पर नजर पड़ते ही उसके पीछे दौड़ पड़ती है। इसी बीच खजरेदा एक सुनसान गली में द डेडली सिन सीरीज की एक रहस्यमयी किताब पाता है, लेकिन जैसे ही उसे उठाने जाता है वो एक जाल में फंस जाता है। काजुरियो को अचानक अपनी बहन याद आती है, कैसे वो अपने भाई से जुड़ने के लिए इकियामा बुक सीरीज पढ़ने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसका भाई किताबों से बेहद प्यार करता था। वर्तमान में काजुकिनो अपनी पुरानी अपार्टमेंट में बंधा हुआ होश में आता है और चौंक जाता है जब वो अपनी बहन मदोका को देखता है, जो किसी तरह से उसकी कुत्ते वाली वर्तमान शक्ल के पीछे उसका असली रूप पहचान लेती है। काजुहितो को लगता है कि मदोका उसकी सोच सुन सकती है, जिससे उसे उम्मीद मिलती है कि शायद वो अपने परिवार के पास वापस जा पाएगा। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि मदोका ये सब सिर्फ नाटक कर रही थी, वो वास्तव में उसकी बात नहीं सुन सकती। काजुहितो की मौत से पहले मदोका चाहती थी कि वो गांव लौट आए और परिवार के साथ रहे, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाई। अब वो अपराध बोध में डूबी हुई है और अपने भाई की रक्षा करने की उसकी इच्छा पूरी तरह विकृत होकर पागलपन में बदल गई है। वो उसे हमेशा अपने साथ रखने की जिद में ऑलमोस्ट सनकी हो गई है। वो उसे रहने के लिए मजबूर करती है, खराब सी दिखने वाली बेहद तीखी चिली करी खिलाने की कोशिश करती है, और काजुहितो बमुश्किल उससे बचता है। जैसे ही मदोका अचार लेने बाहर जाती है, नात्सुना काजुहितो को ढूंढ लेती है और अपने घर ले आती है। मात्सुनो गुस्से में मदोका से बदला लेना चाहती है, लेकिन काजुहितो बताता है कि मदोका उसकी बहन है। ये सुनकर नात्सुना को शर्मिंदगी होती है। अगर उसने काजुहितो से शादी की होती तो मदोका उसकी भाभी बनती। मदोका की हरकतों पर शक और गहरा हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उसने नात्सुना नाम की किताब का यूज करके काजुहितो को फंसाया था। मात्सुनो को लगता है कि मदोका ही स्लैशर हो सकती है, हालांकि काजुहितो इससे इनकार करता है। फिर भी वो नात्सुना के साथ मिलकर और जांच करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो सामिया हॉल के पास मदोका को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वहां उन्हें सुजुना मिलती है, जो बताती है कि स्लैशर फिर दिखाई दिया है। नात्सुना सुजुना को डांटते हुए जानकारी लेती रहती है और सुजुना उसी में खुशी के मारे घुटनों पर गिर जाती है। सुजुना एक नई जानकारी देती है। कल रात पार्क में एक लड़की देखी गई थी जो आकियामा शिनोबू की किताबें काट रही थी और रो रही थी। उसका वर्णन मदोका से मिलता जुलता था। ये सुनकर काजुहितो बेचैन हो उठता है। वे पार्क पहुंचते हैं और वहां जलाए हुए पन्नों के टुकड़े पाते हैं। अचानक मदोका आ जाती है और काजुहितो को देखकर बहुत खुश होती है। मात्सुनो कह देती है कि जिस भाई को वो पुकार रही है वो उसका कुत्ता है, और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। मदोका स्वीकार करती है कि उसने ही पिछली रात किताबें नष्ट की थीं, सिर्फ इसलिए कि काजुहितो को वहां खींच सके। दोनों लड़कियां लड़ने वाली होती हैं कि काजुहितो बीच में कूद के रोक देता है। तभी नात्सुना एक स्मोक बॉम्ब फेंकती है और काजुहितो को लेकर गायब हो जाती है। घर पहुंचकर नात्सुना काजुहितो से कहती है कि उसे यकीन है मदोका ही स्लैशर है। वो मानती है कि मदोका को लगता होगा कि आकियामा शिनोबू उसके भाई को उससे दूर ले जा रही है, और किताबें काजुहितो के लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण थीं।
काजुहितो की मौत के बाद मदोका मानसिक रूप से टूट गई और किताबों और आकियामा को उसकी मौत का कारण मानने लगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो टोक्यो रुका रहा। काजुहितो ये सब सुनकर डर जाता है कि उसका परिवार उसकी मौत के बाद क्या महसूस करता होगा, लेकिन वो मानने से इनकार करता है कि मदोका स्लाशर हो सकती है। वो कसम खाता है कि अगर वो सच में स्लाशर निकली तो वो खुद उसे रोक देगा। वो नात्सुना से मदद मांगता है और कहता है कि उसे उस पर भरोसा है। नात्सुना भी उसकी मदद करने का वादा करती है। अचानक मडोका खिड़की तोड़कर कमरे में घुसती है और काजुहितो को उठा लेती है। वो बताती है कि उसने उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। तभी नात्सुनो अपनी असली पहचान बताती है। वो असल में आकियामा शिनोबू, वही लेखिका है जिससे मडोका नफरत करती है। नात्सुनो मडोका को बताती है कि वही वो इंसान है जिसकी जान बचाते हुए काजुहितो की मौत हुई थी। काजुहितो उस चोर के हमले से उसे बचा रहा था जब उसकी जान गई। मडोका उसकी बात सुनना नहीं चाहती, लेकिन नात्सुनो उसे समझाती है कि अगर काजुहितो जिंदा होता तो वो मडोका की इन हरकतों से बिल्कुल खुश नहीं होता। मडोका ये समझती तो है कि वो सही कह रही है, लेकिन फिर भी अपने असली एहसासों से भागती है और खिड़की से कूदकर भाग जाती है और उस कुत्ते को भी साथ ले जाती है। नीचे उतरते ही मडोका मान लेती है कि वो सच में विश्वास नहीं करती कि ये कुत्ता उसका भाई है। काजुहितो की मौत के बाद वो टोक्यो की गलियों में उसे ढूंढती रही, इस उम्मीद में कि शायद वो कहीं मिल जाए। उसने उसकी पसंदीदा किताब का इस्तेमाल करके एक जाल लगाया था, क्योंकि उसे लगता था कि वही किताब सिर्फ उसका भाई उठाएगा। खुद को एक बुरी बहन मानते हुए मडोका रो पड़ती है। उसे लगता है कि उसने अपने मरे हुए भाई को निराश कर दिया। काजुहितो उसे दुनिया की सबसे अच्छी बहन मानता है, लेकिन वो उसे ये बता ही नहीं सकता। अचानक नात्सुनो पहुंच जाती है और बताती है कि उसने भी काजुहितो पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। लड़ाई के लिए तैयार मडोका एक अजीब सी इलेक्ट्रिक चाकू निकालती है, टूमियर, जो उसने मेल ऑर्डर से मंगवाया था, और उसी से वो काजुहितो के लिए खाना बनाया करती थी। काजुहितो हैरान होता है, क्योंकि उसने ये चाकू कभी देखा ही नहीं था। नात्सुनो अपनी कैंची निकालती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में वे बराबरी पर रहती हैं, लेकिन मडोका अपना जेनोसाइड मोड एक्टिवेट कर देती है और उसका चाकू एक चेनसॉ में बदल जाता है। हथियार बेहद ताकतवर हो जाता है, लेकिन नात्सुनो हर बार से बच निकलती है। आखिरकार मडोका की चेनसॉ एक पेड़ में फंस जाती है और नात्सुनो उसके ब्लेड काट देती है। मडोका फिर डिस्ट्रॉय मोड एक्टिवेट करती है और टूमियर एक तोप में बदल जाता है। वो एक अजीब सा गोला दागती है, लेकिन नात्सुनो उसे आधे में काट देती है, जिससे वो उसके पीछे जाकर फट जाता है। ये देखकर मडोका सदमे में घुटनों पर गिर जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद मडोका और नात्सुनो आम इंसानों की तरह बातचीत करने लगती हैं। मडोका मानती है कि उसने नात्सुनो की किताबें इसलिए फाड़ी क्योंकि काजुहितो ने कहा था कि किताबें बेचने से लेखक को रॉयल्टी नहीं मिलती। जब नात्सुनो उससे पूछती है कि क्या उसका स्लैशर घटनाओं से कोई संबंध है, तो मडोका साफ मना कर देती है। कुछ देर बाद काजुहितो बाहर सुजुना को देखता है और शक करता है कि स्लैशर से जुड़ी सारी जानकारी सुजुना ने ही फैलवाई है। शायद उसने लोगों को पैसे देकर झूठ बुलवाए हों। उसे लगता है कि सुजुना की मंशा थी काजुहितो को किसी खतरनाक मौके पर डालकर नात्सुनो की राइटिंग स्लम से निकालना। जब वो सुजुना से ये कहता है, सुजुना मान भी लेती है कि वो नात्सुनो और उसकी किताबों के लिए कुछ भी कर सकती है। काजुहितो उसे चेतावनी देता है कि नात्सुनो की राइटिंग में दखल ना दे। सुजुना नात्सुनो और काजुहितो की बढ़ती बॉन्डिंग देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि अगर कुत्ता मर जाए तो नात्सुनो कैसी कहानी लिखेगी। जाते हुए वो कहती है कि काजुहितो के पास उसका कोई सबूत नहीं। तभी नात्सुनो खुद सामने आ जाती है। वो सब सुन चुकी होती है। वो सुजुना की सारी झूठी बातों का पर्दाफाश कर देती है और बताती है कि वो तो पहले ही अपनी राइटिंग स्लम से निकल चुकी थी और सुजुना का स्लैशर वाला नाटक पूरी तरह बेकार था। वो सुजुना को चेतावनी देती है कि वो तभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी जब वो आगे से दखल ना दे। ये सुनकर सुजुना डर जाती है। अगले दिन नात्सुनो स्टेशन पर मडोका से मिलती है। जब वो घर लौट रही होती है, वे एक शांत बातचीत करते हैं और नात्सुनो से अनुमति देती है कि वो कुत्ती को काजुहितो कह सकती है। ये सुनकर मडोका खुश हो जाती है। मडोका के चले जाने के बाद काजुहितो सोचने लगता है कि असली स्लैशर का क्या हुआ। तभी सुजुना आती है और बताती है कि उसी रात जब नात्सुनो ने उसे स्लैशर पकड़ने को कहा था, उसने उसका सामना किया और उसे हरा दिया। काजुहितो बाद में होंडा बुक सेलर्स जाता है नात्सुनो का नाम लेकर अपनी पसंदीदा किताबें लेने के लिए। वो जल्दी से सुजुना के पास पहुंचता है ताकि वो किताबें पहुंचा दे, इससे पहले कि योई आए, क्योंकि उसे डर है कि वो उसे गोद में उठाकर दुलारने लगेगी। उसका डर सही साबित होता है। योई आ जाती है और उसे पकड़कर जोर जोर से खेलने लगती है। वो बताती है कि वो जल्द ही शहर छोड़ देगी। घर लौटकर काजुहितो नात्सुनो को बताता है कि शायद योई का परिवार दुकान बंद करके कहीं और जा रहा है, लेकिन नात्सुनो इसे गंभीरता से नहीं लेती और अपने लिखने में लगी रहती है। काजुहितो उसे मजबूर करता है कि वो उसकी बात। काजुहितो अपनी होंडा बुक सेलर से जुड़ी भावनात्मक कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन नात्सुनो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। इसके बावजूद वो अपने अतीत की कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उसका उस बुक स्टोर से रिश्ता बना। फ्लैशबैक में काजुहितो बताता है कि जब वो पहली बार टोक्यो आया, उसे सुमिया हॉल के मैनेजर से मिलना था, लेकिन रास्ता भटक कर वो होंडा बुक स्टोर पहुंच गया और जैसे किसी खिंचाव से अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ी औरत सुजुना को डांट रही थी, कह रही थी कि उनके स्टोर की किताबें बोरिंग हैं, यहाँ तक कि आकियामा शिनोबू की किताबें भी। काजुहितो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया
और जोश में आकर उसने किताब की तारीफ में लंबा भाषण दे डाला। लेकिन वो बोलता रहा और जब होश आया तो पता चला कि वो बूढ़ी औरत तो काफी पहले ही चुपचाप भाग गई थी। तभी स्टोर के मालिक आए और गलत फहमी में समझे कि वो उनकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सुजुना ने तुरंत समझाया कि उल्टा उसने ही उनकी मदद की थी। आभार के रूप में दुकान के मालिक ने उसे किताब मुफ्त में लेने को कहा। मालिक उसकी पसंद देखकर दंग रह गए। काजुहितो के किताबों के स्वाद, खासकर रेयर एडिशंस के लिए उसका जुनून देखकर उन्होंने उसे स्टोर के कूपन, गिफ्ट कार्ड सब कुछ दे दिया। धीरे धीरे काजुहितो का होंडा बुक स्टोर से गहरा रिश्ता बनने लगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और काजुहितो नोटिस करता है कि नात्सुनो तो उसकी कहानी सुनते सुनते सो चुकी है। वो राहत महसूस करता है कि सोते हुए वो उसके विचार नहीं सुन सकती, तो मजाक में उसके फ्लैट चेस्ट की टांग खींचने लगता है। लेकिन तभी नात्सुनो अचानक जाग जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। गुस्से में वो अपनी कैंची उठाती है और काजुहितो को पकड़कर उसके बाल थोड़े काट देती है, उसे सबक सिखाने के लिए। अगले दिन काजुहितो होंडा बुक स्टोर जाता है, जहां वो सुजुना और उसकी छोटी बहन ययोई को झगड़ते देखता है। गुस्से में ययोई भाग जाती है और काजुहितो को भी अपने साथ ले जाती है। दोनों एक खेल मैदान में पहुंचते हैं, जहां ययोई खुलकर अपनी चिंता बताती है कि स्टोर जल्द बंद होने वाला है। उसे डर है कि अगर बुक स्टोर बंद हुआ तो उसका परिवार भी टूट जाएगा। सुजुना को यह बात गंभीर नहीं लगती, लेकिन ययोई बहुत परेशान है। स्टोर बचाने के लिए यायोई खुद पहल करती है और काजुहितो को साथ लेकर होंडा बुक स्टोर के विज्ञापन शहर भर में दिखाने लगती है। दोनों ने सिर पर बुक स्टोर के बैनर बांध रखे होते हैं। तभी वे दोबारा उस चमकदार सेलिब्रिटी मैक्सी से मिलते हैं। यायोई उसकी ग्लैमर से इतनी प्रभावित होती है कि उसकी टीम में शामिल हो जाती है। यायोई अपनी समस्या उसे बताती है, उम्मीद करती है कि शायद मैक्सी कुछ मदद करेगी। लेकिन मैक्सी पूरी दुकान को अपने जैसे चमकदार, भव्य और ग्लैमरस तरीके से बदलने की पेशकश करती है। यायोई का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी साधारण सी छोटी दुकान अपनी पहचान खो दे। वो रोते हुए भाग जाती है। पार्क में भटकते हुए उसे घर जाने का रास्ता भी नहीं मिलता। काजुहितो उसे घर पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं सकती। वो रोने लगती है, स्टोर, परिवार और बहन को लेकर चिंतित। काजुहितो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन बोल ना पाने के कारण कुछ कर नहीं पाता। इसी बीच नात्सुनो पहुंची और सीधे काजुहितो को दोष देती है कि उसने यायोई को रुलाया है। जब नात्सुनो यायोई से पूछती है कि क्या हुआ, वो बताती है कि उसे घर नहीं जाना क्योंकि उसे लगता है कि सकुरा उससे नाराज है। वो ये भी मानती है कि उसने गुस्से में सकुरा को आई हेट यू कह दिया था और अब उससे माफी मांगने से डरती है। नात्सुनो उसे समझाती है कि माफी मांगना ही सही रास्ता है। आखिरकार यायोई हिम्मत जुटाती है और नात्सुनो के साथ दुकान लौटती है। वहां सकुरा उसे देखकर तुरंत गले लगा लेती है। वो कहती है कि उसे बहस का बहुत अफसोस है। यायोई रोते हुए सच स्वीकारती है कि उसे लगा था कि दुकान बंद हो रही है। सकुरा बताती है कि दुकान बंद नहीं हो रही। यायोई ने अपने माँ बाप की लड़ाई को टीवी के ड्रामा जैसा मानकर गलतफहमी पैदा कर ली थी। वो उसे भरोसा देती है कि सब ठीक है। अगले ही दिन नात्सुनो अपने मिसिंग काले लेस वाले ब्रा को ढूंढने के लिए काजुहितो की मदद चाहती है। वो उससे कहती है कि वो अपनी डॉग स्मेल की ताकत का उपयोग करके उसे ढूंढे। काजुहितो कहता है कि उसे पहले उसकी खुशबू पहचाननी होगी, इसलिए उसे सूंघने देना पड़ेगा। नात्सुनो कुत्ते को उठाकर शर्माते हुए उसे गले लगा लेती है ताकि वो उसकी महक पहचान सके। लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी काजुहितो ब्रा ढूंढ नहीं पाता। आखिरकार नात्सुनो सुजुना को बुलाती है। काजुहितो हर तरफ ढूंढ ढूंढकर तंग आ चुका था, इसलिए वो हार मानकर किताब पढ़ने लगता है। लेकिन नात्सुनो नहीं मानती और ब्रेस्ट खोज अभियान जारी रखने पर अड़ी रहती है। दोनों की बहस चल ही रही होती है, तभी एक शेल्फ से एक कार्डबोर्ड बॉक्स गिरता है। उसमें से एक ऐसा डिवाइस निकलता है जो ब्रेस्ट बढ़ाने के लिए खरीदा गया था, और ये नात्सुनो ने ही खरीदा था। ये देखकर नात्सुनो इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि गुस्से में काजुहितो पर बरस पड़ती है। इसके बाद नात्सुनो, सुजुना और काजुहितो तीनों जिम जाते हैं जहां नात्सुनो ने पहले एक्सरसाइज की थी, उम्मीद में कि शायद उसकी ब्रा वहीं मिल जाए। लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं लगता। वापसी में उनकी मुलाकात एक बॉडी बिल्डर मुनाकाटा और उसके दोस्तों से होती है जो सड़क पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वे नात्सुनो को बस्ट बढ़ाने वाली वर्कआउट कराने का ऑफर देते हैं। नात्सुनो और सुजुना दोनों साथ में करने भी लगती हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये वर्कआउट तो असल में ब्रेस्ट कम करने और फ्लैट बनाने वाली है। ये सुनते ही वो दोनों तुरंत वहां से भाग जाती हैं। अपार्टमेंट लौटने पर काजुहितो किताब पढ़ रहा होता है और उसे अचानक नात्सुनो की ब्रा उसी के इस्तेमाल वाले कंबल के नीचे मिल जाती है। उसे याद आता है कि पिछली रात वो कुछ गर्म चीज ढूंढ रहा था और गलती से नात्सुनो की ब्रा ही उठा लाया होगा। नात्सुनो की रिएक्शन सोचकर वो डर जाता है और ब्रा को कहीं छुपाने का तरीका ढूंढने लगता है। तभी नात्सुनो और सुजुना लौट आती हैं और ऐसा लगता है जैसे काजुहितो नात्सुनो की चीजें टटोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा और इसी डर से वो भागकर बाहर निकल जाता है। उधर नात्सुनो पूरे शहर में काजुहितो को ढूंढती घूम रही होती है।
वो सकुरा से पूछती है, लेकिन सकुरा कहती है कि उसने कहीं नहीं देखा। साथ ही वो नात्सुनो को चेतावनी देती है कि हाल में बहुत ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए सावधान रहे। सबवे स्टेशन के पास नात्सुनो को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इधर काजुहितो फैसला करता है कि वो ब्रा को जंगल में जाकर दफना देगा, लेकिन जंगल में उसे एक अजीब सी मेड मिलती है जो गाने गाते डांस करते हुए किसी किताब का डायलॉग बोल रही होती है। काजुहितो समझ जाता है कि वो मोमिजी हमाजी की लिखी किताबें कोट कर रही है, जो एक मशहूर यंग राइटर है। काजुहितो के छींकने पर मेड उसे देख लेती है और शर्मिंदा भी होती है और गुस्सा भी। वो सोचती है कि उसने उसकी शर्मिंदा हरकत देख ली है, इसलिए वो उसे मारने का फैसला कर लेती है। वो अपने झाड़ू को एक हथियार में बदलकर काजुहितो पर हमला शुरू कर देती है। इसी बीच नात्सुनो काजुहितो की मरते मारते वाली सोचें सुन लेती है और उसकी तरफ दौड़ती है। ट्रैफिक के बीच काजुहितो ऑलमोस्ट ट्रक के नीचे आने वाला होता है कि उसी समय नात्सुनो उसे बचा लेती है। मेड उन्हें सड़क पर फिर पकड़ लेती है। उसके हाथ में भाला देखकर नात्सुनो समझ जाती है कि वो सच में काजुहितो को मारना चाहती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी मेड को पास से भुने आलू बेचने वाले की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसकी मालकिन को ये पसंद आएगा और वो लड़ाई छोड़कर आलू लेने चली जाती है। खतरा टल जाने के बाद नात्सुनो राहत की सांस लेती है। तभी उसकी नज़र काजुहितो के हाथ में पकड़ी उसकी ब्रा पर पड़ती है, जिस पर एक छोटा सा डॉग सजावट है, वही नस्ल जिसका कुत्ता काजुहितो भी है। काजुहितो को समझ आता है कि नात्सुनो को कुत्ते पसंद हैं, खासकर उसकी नस्ल के, इसलिए उसकी फेवरेट ब्रा पर भी डॉग वाला डिज़ाइन है। वो नात्सुनो को खुश करने के लिए क्यूट डॉग की तरह एक्ट करने का प्लान करता है, सोचता है कि इससे वो उसका दिल पिघला देगा। लेकिन वो भूल जाता है कि नात्सुनो उसकी दिमाग की बातें सुन सकती है और वो जान लेती है कि वो फेक क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में वो कैंची निकालकर उसे डराती है और उसकी इस चाल के लिए डांटती है। बाद में नात्सुनो काजुहितो को एक अजीब से हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में ले जाती है, जो पूरा ब्लेड थीम पर बना हुआ है। काजुहितो पहले तो इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन अंदर जाकर जब वो बुक्स से भरी शेल्फ देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वहीं उसे सेलेस्टियल रोमांस नाम की एक किताब भी दिखती है, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यहीं पर इडियट मडुका भी आ जाती है और काजुहितो को पता चलता है कि उसे नात्सुनो नहीं बुलाया है, क्योंकि नात्सुनो मडुका को अपनी होने वाली भाभी समझती है। नात्सुनो इस रिजॉर्ट की फ्रीक्वेंट विजिटर है और उसकी अपनी एक स्पेशल रूम भी है, सिजर्स रूम, जहां हर तरफ ब्लेड्स लगे हुए हैं। काजुहितो नोटिस करता है कि नात्सुनो के हाथ में एक छोटा गुलाबी रंग का बुकलेट है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछे, मडुका उसे अपने कमरे में सुलाने की कोशिश करती है। तभी नात्सुनो बीच में आ जाती है और कहती है कि काजुहितो उसके साथ रहेगा, और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। और तभी नात्सुनो के फोन का अलार्म बज जाता है। नहाने का समय होता है और तभी पता चलता है कि बुक स्टोर वाली सकुरा और उसकी दोस्त हेमी ओसावा भी उसी हॉट स्प्रिंग में आई हुई हैं। नहाने के बाद सब लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। उधर नात्सुनो चुपचाप अपने छोटे से गुलाबी बुकलेट को पढ़ रही होती है, जो असल में एक लव गाइड है कि ट्रिप को रोमांटिक कैसे बनाया जाए। दरअसल नात्सुनो ने ये पूरी ट्रिप काजुहितो के साथ रोमांटिक बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब तक उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई थी। उसकी रोमांटिक सनसेट डिनर की योजना भी बिगड़ जाती है, क्योंकि अचानक सुजुना और उसकी क्लब टीम थीम एसोसिएट्स अपनी वार्षिक ट्रिप पर वहां आ पहुंचती हैं। इस बीच एक अनजान आदमी चुपकर नात्सुनो को देख रहा होता है, बिना उसके जाने, जैसे वो उसका पीछा कर रहा हो। रात को नात्सुनो प्लान करती है कि काजुहितो के बगल में सोएगी, लेकिन जब वो उसे किताबों से घिरा हुआ गहरी नींद में पाती है तो चिढ़ जाती है और उसे अपनी कैंची से डांट डपट देती है। अगली सुबह नात्सुनो काजुहितो के साथ टहलने निकलती है, जहां उनकी मुलाकात फिर से चमकदार मुस्कान वाले मैक्सी से होती है, जिसे वे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। बाद में नात्सुनो एक वेटस्टोन यानी धार लगाने वाले पत्थर की दुकान पर जाती है और वहीं उसकी भिड़ंत उसी मेट से होती है जिसने पिछले दिन काजुहितो को मारने की कोशिश की थी। दोनों फिर लड़ाई की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि दोनों एक ही ब्रांड का वेटस्टोन इस्तेमाल करती हैं और इस बात पर उनका अजीब सा बंधन बन जाता है। इधर मदोका काजुहितो के लिए करी बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पास उसकी पसंदीदा 2-8 नाइफ नहीं होती, इसलिए उसे दिक्कतें होती हैं। जब नात्सुनो और काजुहितो वापस इन में लौटते हैं तो काजुहितो नोटिस करता है कि सारे कर्मचारी अजीबोगरीब तरीके से उन्हें घूर रहे हैं, जैसे उनमें कुछ गड़बड़ हो। नात्सुनो उसे बताती है कि वो बाथ में जाकर अपनी कैंची तेज करने वाली है और उसे झांकने की कोशिश मत करना की चेतावनी देती है, जबकि अंदर से वो चाहती है कि शायद वो देख ही ले। बाथ में नात्सुनो के साथ सुजुना और मैक्सी भी आ जाती हैं और तीनों इतना देर तक गर्म पानी में रहती हैं कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं। उधर काजुहितो सिजर्स रूम में लौटता है
और डर जाता है। कमरा पूरी तरह बर्बाद पड़ा था और एक भी ब्लेड नहीं बचा था। वो खोजता हुआ बाहर आता है और देखता है कि इनके सारे कर्मचारी भीड़ बनाकर उसकी तरफ नहीं बल्कि औरतों के बात की तरफ जा रहे हैं, और वे सब ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया हो। उनके हाथों में तरह तरह के हथियार भी होते हैं। काजुही तो किसी तरह महिलाओं के बाथ तक पहुंचकर नात्सुनो को चेतावनी दे देता है। तभी ज़ॉम्बी जैसे स्टाफ दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। नात्सुनो बताती है कि इससे पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं और इसका एक ही कारण है कि उसकी कैंचियां बोथरी हो चुकी हैं और तुरंत तेज करनी होंगी, क्योंकि बिना तेज ब्लेड के वो ठीक से लड़ नहीं पाती। नात्सुनो स्टाफ से लड़ने में कमज़ोर पड़ने लगती है, जबकि काजुही तो मदद ढूंढता है, लेकिन सुजुना और मैक्सी दोनों काम के नहीं रहते। नात्सुनो को समय देने के लिए वो खुद स्टाफ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल में फंस जाता है। इसी समय मदोका आती है, हाथ में एक अजीब सा टूना ईटर गियर लिए, जो स्टोर रूम में मिला था और एक तरह से चेनसॉ की तरह काम करता है। नात्सुनो भी तेज की हुई कैंची के साथ वापस लड़ाई में उतरती है। दोनों मिलकर पूरे ज़ॉम्बी स्टाफ को हरा देते हैं और सभी की रक्षा करती हैं। लड़ाई के दौरान नात्सुनो की लव गाइड बुक पैरों के नीचे आकर फट जाती है और इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में पागल सी होकर सबको काटने दौड़ पड़ती है। अगली सुबह इनका मालिक पिछली रात की घटनाओं के लिए माफी मांगता है, लेकिन स्टाफ कहता है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जाते समय नात्सुनो सोचती है कि अगली बार वो सिर्फ काजुहितो को लेकर यहाँ आएगी और इस बार सब कुछ उसकी रोमांटिक प्लान के हिसाब से होगा। कुछ दिन बाद नात्सुनो और काजुहितो होंडा बुक सेलर्स में किताबें देख रहे थे, तभी सकूरा एक नई अवार्ड विनिंग किताब सेलेस्टियल रोमांस की सिफारिश करती है, जिसे नए लेखक होतारू ने लिखा है। नात्सुनो तुरंत किताब खरीद लेती है। घर लौटकर काजुहितो को लगता है कि किसी ने अपार्टमेंट में घुसपैठ की है, क्योंकि 90,000 प्लस किताबों की लाइब्रेरी में एक किताब ज्यादा है। वो खोज कर देखता है कि वो अतिरिक्त किताब वही है, सेलेस्टियल रोमांस, जो नात्सुनो अभी लाकर रखी है। नात्सुनो को शक होता है कि यही उसका रहस्यमय पीछा करने वाला घर में घुसा होगा, लेकिन जबरन एंट्री का कोई निशान नहीं होता। दोनों किताब पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही काजुहितो पढ़कर खत्म करता है, वो नात्सुनो को पढ़ते हुए देखता है और अचानक उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। खुद पर काबू ना रखते हुए वो उस पर झपट पड़ता है। नात्सुनो की पढ़ाई खत्म होती है तो उसे एहसास होता है कि काजुहितो कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। वो इतनी ज्यादा किताब में डूबी हुई थी कि उसे याद ही नहीं कि गुस्से में उसने उसे उठाकर सीधे ट्रैश कैन में फेंक दिया था। काजुहितो घबराता है और अपने मन की बात छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन नात्सुनो उसका दिमाग पढ़ लेती है और उसे तंग करती है कि वो उस पर फिदा हो गया है। मजाक में काजुहितो प्यार का इजहार करता है, लेकिन ये सुनकर नात्सुनो सचमुच घबरा जाती है और तुरंत विषय बदल देती है। काजुहितो उससे पूछता है कि उसे सेलेस्टियल रोमांस कैसी लगी। नात्सुनो कहती है कि ये किसी नौसिखिए का काम हो ही नहीं सकता, लिखन बहुत ही परफेक्ट है। दोनों महसूस करते हैं कि किताब की स्टाइल कहीं ना कहीं नात्सुनो के अपने लिखने जैसी मिलती है। इस रहस्यमयी होतारू के बारे में जानने के लिए नात्सुनो सुजुना को अपने घर बुलाती है। नात्सुनो सुजुना पर अपनी कैंची और सेडिस्टिक टैक्टिक्स यूज करती है और सुजुना सब उगल देती है, होतारू के बारे में पूरा बायोडेटा, सिवाय असली नाम के। पता चलता है कि होतारू एक हाई स्कूल लड़की है और उसका पिता फेमस हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट ओसावा शुजान है। ये भी चर्चा है कि होतारू ने अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल किया है। सुजुना की मदद से नात्सुनो होतारू का पता लगाती है और काजुहितो को लेकर वहां जाने का फैसला करती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो पता उसी शहर में था जहां काजुहितो की पुरानी हाई स्कूल थी। वो बताता है कि परीक्षा के दिनों में वो वहीं के एक बुक स्टोर में नात्सुनो की किताब खरीदने गया था, क्योंकि उसके लिए नात्सुनो उससे भी ज्यादा जरूरी थी। ये सुनकर नात्सुनो शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन जैसे ही काजुहितो सफाई देता है कि उसका मतलब नात्सुनो नहीं बल्कि उसकी किताबें थी, वो उसे पीट देती है। इस बीच एक रहस्यमयी आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। काजुहितो नात्सुनो को एक वेयरहाउस से शॉर्टकट दिखाता है, लेकिन नात्सुनो महसूस करती है कि वे घिर चुके हैं। तभी आम लोग सामने आते हैं, एकदम वैसे ही ज़ॉम्बी जैसे लोग जैसे हॉट स्प्रिंग इन में थे। नात्सुनो काजुहितो को फेंककर उनका मुकाबला करने जाती है, ध्यान हटाती है और अकेले सबको हरा देती है। अंधेरे में से अचानक वो आदमी सामने आ जाता है, टोपी हटाता है और काजुहितो उसे पहचान लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि लेखक ओसावा शुसान था। नात्सुनो तुरंत उसे पकड़कर बांध देती है और पूछताछ शुरू करती है, लेकिन शुसान गुस्से में ही रहता है। वो मान जाता है कि अपार्टमेंट में घुसने वाला वही था। उसने एक सिक्योरिटी कंपनी के मालिक से अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके ये किया। वो कहता है कि उसकी बेटी ने उससे कहा था कि वो उसकी लिखी हुई किताब शिनोबु अकियामा तक पहुंचाए, लेकिन वो इसे सीधे मेल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नात्सुनो उसकी बेटी की किताब पढ़े।
वो नात्सुनो को अपनी बेटी के लिए बुरा प्रभाव मानता है और उसके लिखे उपन्यासों से नफरत करता है। नात्सुनो समझ जाती है कि सुशांत तो ज़ॉम्बी लोगों वाला अपराधी नहीं है, वो सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा के लिए झूठ बोल रहा था। उससे ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि शायद इन सब घटनाओं के पीछे होतारो ही है, जो किसी कारण से शिनोबु अकियामा से मिलना चाहती है। इससे नात्सुनो फैसला करती है कि अब उसे सीधे होतारो से मिलना होगा। रात में वो और काजुहितो हाई स्कूल पहुंचते हैं। नात्सुनो होतारो को ढूंढने निकल जाती है, जबकि काजुहितो स्कूल लाइब्रेरी की ओर चला जाता है, वही जगह जहां वो अपने पुराने दिनों में बहुत समय बिताता था। किताबों की शेल्फ के पीछे छुपा हुआ एक पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट उसे मिल जाता है, वही जिसे वो खोज रहा था। तभी पीछे से हेमी आ जाती है और अचानक काजुहितो को पहचान लेती है, हालांकि वो अभी कुत्ता है। यहीं उसे समझ आता है हेमी ही असल में होतारू है। एक फ्लैशबैक खुलता है, कैसे एक दिन काजुहितो ने हेमी की लिखी कहानी देख ली थी और पढ़ने लगा था। हेमी इतनी शर्मीली और नेगेटिव सोच वाली लड़की थी कि उसे देखकर भागने लगी थी, लेकिन काजुहितो ने उसे रोककर कहा था कि उसकी कहानी भले अकियामा शिनोबु की स्टाइल से मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल दिल से लिखी हुई है। उसने उसे आगे लिखने को प्रोत्साहित किया और यहाँ तक कह दिया कि इसे किसी प्रतियोगिता में भेजो, लेकिन हेमी का आत्मविश्वास बहुत नीचे था। वो सोचती थी कि जज का समय बर्बाद होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक लेखक बन सकती है। काजुहितो को पता चलता है कि हेमी ने उसे अपनी पहली कहानी पढ़ने के लिए इसलिए चुना था क्योंकि उसे सच में उस पर भरोसा था। जब उसने उसकी कहानी पढ़कर उसकी तारीफ की थी, हेमी को पहली बार महसूस हुआ था कि किसी को उसकी राइटिंग पसंद आई है। उसने उसी समय फैसला किया था कि वो एक ऑथर बनेगी और काजुहितो उसका पहला रीडर होगा। वर्तमान समय में हेमी काजुहितो को बताती है कि उसका पेन नेम होतारू असल में काजुहितो हारुमी के नाम का ही एनाग्राम है। भले ही अभी काजुहितो एक कुत्ते के शरीर में है, हेमी फिर भी समझ गई कि ये वही लड़का है। उसे साकुरा की उस कहानी से शक हुआ था जिसमें कुत्ता रोज किताबें लेने आता था, और जब हेमी ने देखा कि वो कुत्ता यानी काजुहितो उसकी छिपी हुई मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढ रहा है, तब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो वही है, क्योंकि वो जगह सिर्फ इन दोनों को पता थी। हेमी बताती है कि उसने अपनी पुरानी प्रतिज्ञा निभाकर एक असली ऑथर बनना तो शुरू कर दिया, लेकिन पहले पब्लिश होने के लिए उसे अपने पिता का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना पड़ा। उसे हमेशा लगता रहा कि उसकी पहली नॉवल अधूरी है, वही नॉवल जो काजुहितो ने हाई स्कूल में पढ़ी थी। इसी वजह से उसे खुद को फेक राइटर जैसा महसूस होता था। अब वो सच में एक जेन्युइन राइटर बनना चाहती है, और इसके लिए उसे शिनोबु अकियामा जैसे बड़े लेखक के प्रभाव को पार करना होगा। इसी सोच के साथ हेमी फैसला करती है कि वो नात्सुनो को हराकर अपनी राइटिंग आइडेंटिटी खुद बनाएगी। हेमी स्कूल के स्पीकर पर घोषणा करके नात्सुनो को छत पर बुलाती है और अपने कुत्ते को चारा बनाकर उसे उकसाती है। नात्सुनो तैयार होकर लड़ने आती है,